हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बना है, दैट इज द बायोलॉजिकल प्लस सेकंड इज डाइवर्सिटी। और ये टर्म क्वाइन किसने की थी? वेल्टर जी रॉजन ने। लेकिन ये पॉपुलराइज्ड किसकी वजह से हुआ था? एडवर्ड ओ विल्सन ने। एडवर्ड ओ विल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। ये सिर्फ पेड़ पौधों की गिनती नहीं बल्कि सीबीडी अकॉर्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 के हिसाब से जीन्स, स्पीशीज और इकोसिस्टम की टोटलिटी को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। Biodiversity, a term coined by the Walter G. Rawson in 1985 and popularized by the Edward O. Wilson in his 1988 publication, refers to the totality of genes, species, and ecosystem. The formal definition adopted by the Convention on Biodiversity, that is 1992, described it as the variability among the living organisms from all the sources including the terrestrial, marine and other ecosystem and the ecological complexes of which they are a part. This include the diversity within the species, between the species and of the ecosystem. Next is, अब इसके क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के हमेशा तीन लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड पे आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड पे आता है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि एक ही स्पीशीज के अंदर जो डीएनए का फर्क है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे मार्केट में मैंगो लेने जाते हैं तो मैंगो कई टाइप्स के मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि उसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो भी क्या होता है? अलग। उसका कारण क्या है? उसके जीन्स, उनके जेनेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा। या फिर राइस, इंडिया में हम लोग राइस देखते हैं तो वो क्या मिलता है हमें? 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिक वेराइटीज के मिलते हैं। कुछ क्या होते हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंस और कुछ क्या होते हैं? सलाइन टॉलरेंट। अगर एक बीमारी आई तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ही इंश्योर करती है कि सारी फसल एक साथ क्या खत्म ना हो जाए। सेकंड क्या आता है हमारे पास? स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि एक एरिया में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। एक गार्डन में अगर सिर्फ रोजेस हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम। पर अगर वहां रोजेस भी हैं, लिलीज भी है, बटरफ्लाईज और बी सब है तो डाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से क्या होती है? कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न डाइवर्स घाट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि अलग अलग तरह के एक घर का या फिर इन्वायरमेंट होना। इंडिया में डेजर्ट्स भी हैं और बारिश वाले जंगल भी है। इंडिया की जो बायोजियोग्राफिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, यानी कि हमारे पास क्या मैंग्रोव्स भी है, एल्पाइन मीडोज भी है। कौन से रीजन पे? हिमालयस में। और क्या प्रेजेंट है हमारे पास? कोरल रीफ। इसी के कारण इंडिया के पास दुनिया की सिर्फ 2.4% लैंड है, पर हम 7 से लेके 8% ग्लोबल रिकॉर्डेड स्पीशीज को क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। India is one of the 17 mega diverse countries identified by the World Conservation Monitoring Center, that is WCMC. Despite occupying only 2.4% of the world's land area, India accounts for approximate 7 to 8% of all recorded species globally. The country harbors an estimated, यानी कि यहाँ पे plant species कितने हैं? 45,000 से भी ज़्यादा और animal species क्या है यहाँ पे? 91,000 से भी क्या ज़्यादा। World's land area कितना है? 2.4%। ग्लोबल स्पीशीज यहाँ पे कितने रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? 7 to 8%। प्लांट स्पीशीज यहाँ पे कितने हैं? 45,000 से भी ज्यादा। और जो एनिमल स्पीशीज है वो कितने हैं? 91,000 से भी क्या है? ज्यादा। इंडिया 3 मेजर लाइन्स का मिलन स्थल है, यानी कि नॉर्थ, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। ये तीनों को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। एक तरफ ट्रांस हिमालयन का कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है? थार डेजर्ट, वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है? गर्मी होती है।
This extraordinary richness stems from the India's unique biogeographic positions lying at the confluence of three major biogeographic realms, that is the Palearctic, Indo-Malayan and Afrotropical realms. The varied physiographic ranging from the trans-Himalayan cold desert at over 6,000 meters to the deep ocean trenches of the Andaman Sea, from the scorching Thar desert to the dripping wet in the Meghalaya, creates an astonishing mosaic of the habitat that boasts this rich biological wealth. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता था? बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी. इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है प्लांट्स और एनिमल्स की. बायोडाइवर्सिटी इज अंडरस्टैंड एट द थ्री hierarchical levels, that is the genetic diversity यानी कि जीन्स के अंदर वेरिएशंस होना, स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि स्पीशीज के अंदर क्या होनी, वेरिएशंस होनी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी. और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की एक रीजन में कितने तरह के हमारे पास के इकोसिस्टम प्रेजेंट है. तो सबसे पहले आता है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स की वेरिएशंस कितनी है, जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है, और अलग अलग स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी हमने किया था एग्जाम्पल इसकी मैंगो, कि इंडिया में मैंगो कई टाइप्स के मिलते हैं, इवन 1500 से ज्यादा वेराइटीज में मिलते हैं. इसका रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, जीन्स की वेरिएशंस होती है. अलग अलग तरह का जो मैंगो का टेक्सचर है और टेस्ट है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. एशियाटिक लाइन. आज जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क में लायंस हैं लेकिन उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या बहुत ही ज्यादा कम है. इसका रीजन ये है क्योंकि ये अर्ली 20th सेंचुरी में बचे हुए सिर्फ लगभग 20 इंडिविजुअल्स के डिसेंडेंट्स हैं. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोटलनेक. जेनेटिक बोटलनेक का मतलब होता है कि उनकी जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है. जेनेटिक बोटलनेक की वजह से अगर कोई भी एपिडेमिक यानी कि डिजीज आती है तो क्या होगा, थ्योरेटिकली पूरी स्पीशीज क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि उनके पास डिजीज रेजिस्टेंस वाले जीन्स ही नहीं है. अब इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, राइस. इंडिया के अंदर राइस की डाइवर्सिटी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा. इंडिया में चावल लगभग 50,000 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट वेराइटीज डॉक्यूमेंट यहाँ पे की गई है. केरला का पोकाली राइस, कोस्टल और अलग अलग तरह के राइसेस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है. किसकी वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से. Genetic diversity refers to the variation in the genes within the species. It is the raw material upon which the natural selection act is critical for the long term survival and adaptability. कि जितनी ज्यादा यहाँ पे स्पीशीज के अंदर क्या होंगी, जीन्स की डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा उसका सर्वाइवल के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज. India's rice diversity is the textbook example. Over 50,000 genetically distinct varieties of rice have been documented. कि इंडिया के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा क्या हमारे पास राइस की वेरिएशन प्रेजेंट है. Many of which are indigenous land races. The state of Kerala long has a contributed varieties. केरला के अंदर ही बहुत ज्यादा वेराइटीज प्रेजेंट है, जैसे कि पोकाली जो कि सॉल्ट टॉलरेंट राइस, कहाँ पे ग्रो होता है ये, कोस्टल एल्पुजा और अरानाकुलम डिस्ट्रिक्ट. नवारा, ये क्या एक मेडिसिनल राइस है, ये एग्जांपल्स है राइस की, जो कहाँ पे यूज होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए. कंसीडर द इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स, द पॉपुलेशन इन द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम. वन हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ पे मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर. shows the distinctly different genetic markers from the smaller population in Jaldapara National Park in the West Bengal, so they belong to the same species. Genetic variation is crucial. अब जेनेटिक वेरिएशन क्यों जरूरी है, अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसे क्या है, हम लोग प्रोटेक्ट रह सकते हैं. अगर वेरिएशन ही नहीं होगी जीन्स के अंदर तो क्या होगा कि डिजीज के कारण वो पूरी की पूरी जो इंसेक्ट्स है या कोई भी बैक्टीरिया वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. इफ अ डिजीज वर टू स्ट्राइक द वन पॉपुलेशन, द जेनेटिक डिफरेंस इन द अदर माइट कन्फर रेजिस्टेंस. द एशियाटिक लाइन, नाउ कन्फाइंड ओनली टू द गिर नेशनल पार्क. कि जो एशियाटिक लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, गिर नेशनल पार्क पे प्रेजेंट है, दैट इज गुजरात. सफर फ्रॉम एक्सट्रीमली लो जेनेटिक डाइवर्सिटी. इनके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए जो इनकी पॉपुलेशन है वो क्या बहुत ही ज्यादा कम है, दैट इज फियर देन द 20 इंडिविजुअल्स इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक बॉटलनेक. मेक देम वल्नरेबल टू एपिडेमिक्स, यानी कि एक सिंगल डिजीज
उनके पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, वाइप आउट कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर जो जीन्स की वेरिएशन है वो भी क्या होती है, कम. A single disease outbreak could theoretically wipe out the entire species. India's mango show tremendous genetic diversity with over 1500 varieties, from the Alfonso of Ratnagiri to the Shara of Lucknow, Langda of Varanasi, हिमसागर ऑफ वेस्ट बंगाल. यानी कि इंडिया के अंदर जो मैंगो की डाइवर्सिटी है जेनेटिक वेरिएशन के कारण वो भी क्या बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड मालगोवा ऑफ तमिलनाडु. In the aquatic ecosystem, the mahseer fish in India shows the remarkable genetic diversity. यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी क्या बहुत ही ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल द गोल्डन माशीर फाउंड इन द हिमालयन रिवर्स differs from the blue-finned mahseer of the Western Ghats River, and recently described Tor Ramadevi classified as the critically endangered by the IUCN. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी को एक दो कंपोनेंट्स होते हैं. इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो आते हैं स्पीशीज रिचनेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के प्रेजेंट है. सेकंड आता है हमारे पास स्पीशीज इवननेस, यानी कि हर स्पीशीज की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर एक जंगल में 50 के अलग अलग पेड़ हैं और सबकी गिनती बराबर है तो उसकी डाइवर्सिटी क्या होगी, उस जंगल से ज्यादा होगी. जहाँ 50 स्पीशीज तो हैं पर 90% पेड़ सिर्फ एक ही टाइप के. अब यहाँ पे 90% अगर पेड़ सिर्फ एक टाइप के होंगे तो वहां पे क्या होगा, इवननेस कम होगी, डाइवर्सिटी कम होगी. लेकिन अगर वही 50 अलग अलग पेड़ हो जाए, यानी कि दो दो पेड़ अलग अलग टाइप के, तो वहां पे डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. Species diversity refers to the variety of the species within the region. It has the two component. पहला क्या आता है species richness, यानी कि the total number of species, and the species evenness, that is the relative abundance of each species. A forest with the 50 tree species where each species is equally represented has the higher specific diversity. कि अगर एक जगह पे 50 ट्री प्रेजेंट है लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के हैं तो वहां पे डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा, एज कम्पेयर टू कि 50 स्पीशीज तो हैं लेकिन एक ही स्पीशीज के 90% से ज्यादा मिल रहा है. इंडिया स्पीशीज डाइवर्सिटी इज स्टैगरिंग. अमंग फ्लावरिंग प्लांट इंडिया हैज अप्रोक्सीमेट 18,000 प्लस स्पीशीज, of which about 33% क्या यहाँ पे एंडेमिक. वेस्टर्न घाट्स के पास कितने हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, 7,402, जिसमें से 2,253 का यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज. मैमल्स 428 स्पीशीज है. बर्ड्स 1300 से भी ज्यादा है. रेप्टाइल्स 585 प्लस स्पीशीज. एम्फीबियंस 450 प्लस. फ्रेश वाटर फिश यानी कि 940 से भी ज्यादा प्रेजेंट है. और इंसेक्ट 65,000 से भी. नेक्स्ट आता है कीटोन स्पीशीज. इंडियन एलिफेंट वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट में एक कीटोन स्पीशीज है क्योंकि ये सीड्स डिस्पर्स करता है, यानी कि जंगल में रास्ता बनाता है और दूसरे जानवरों के लिए क्या ये वाटर होल्स क्या करता है, डिग करता है. इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कीटोन स्पीशीज, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या वाइटल है. द इंडियन एलिफेंट इज अ कीटोन स्पीशीज इन बोथ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडियन फॉरेस्ट because it disperses seeds, create the clearings and digs the water holes used by the numerous other species. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्पीशीज. बंगाल टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है. 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही आता है. जब हमने टाइगर को बचाने के लिए बड़े एरियाज को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था. द बंगाल टाइगर इज एन अम्ब्रेला स्पीशीज. इट्स अ कंजर्वेशन अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर दैट इज द लॉन्च इन 1973 has protected thousands of co-occurring the species. Next is ecosystem diversity. India's 10 biogeographic zone. इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी ज्योग्राफी का रिफ्लेक्शन है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स और 26 बायोटिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है. हमारे पास के अंडमान के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है और लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट भी है. फॉरेस्ट यानी कि उत्तराखंड में अल्पाइन म्यूडोस को क्या बोला जाता है, बुग्याल्स कहते हैं. और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी, अप्रोक्सीमेट 7,517 किलोमीटर. एस्चुरिन इकोसिस्टम में ओडिशा में क्या प्रेजेंट है, चिलिका लेक. ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कहा जाता है इसे. ये कहाँ पे लोकेट है, ओडिशा के अंदर. और केरला का क्या है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड लेक. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट लेक.
Ecosystem diversity refers to the variety of the ecosystem in region. India is exceptionally rich in the ecosystem diversity due to its varied geography and climate. India has been divided into 10 biogeographic zones by the Wildlife Institute of India. यानी कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय भी प्रेजेंट है, हिमालयन, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड और कोस्ट. अब इसे क्या डिवाइड किया जाता है 26 बायोटिक प्रोविंसेस में. इंडिया एनकम्फासेस इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. कहाँ पे प्रेजेंट है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वेस्टर्न घाट्स कौन से रीजन में है? कर्नाटका. और नॉर्थ ईस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल इंडिया, सतपुरा और पाना. टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल हिमालयस. यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है? ओक. India's recorded rhododendron diversity alone is about 87 species. कहाँ पे प्रेजेंट है? सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. ये सभी के इसके एग्जाम्पल्स है. एक्वेटिक इकोसिस्टम भी इंडिया के अंदर के बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. इंडियाज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड द ग्रेट रिवर सिस्टम. कौन कौन से? गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा. इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तापी सिस्टम. ड्रेनेज इनटू द अरेबियन सी. India has approximate 7,517 kilometer of coastline supporting the diverse marine ecosystem. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कोरल रीफ्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. India has approximate 6,000 square kilometer of coral reef area. मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे. एंड उड़ीसा का जो चिलिका लेक है इसे क्या माना जाता है? एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून. पुलिकट लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड लेक केरला, जिसे क्या माना जाता है? द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. इंडिया के पास 26 रामसर साइट्स से अब कितने रामसर साइट्स हो गए? 80 प्लस. नेक्स्ट इज द पैटर्न इन द बायोडाइवर्सिटी. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज. कैसा चेंज? लैटिट्यूडनल. स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली पोल से इक्वेटर्स की तरफ जाते हैं तो क्या होती है? ज्यादा होती है. अब इसका रीजन क्या है? इसके तीन हाइपोथेसिस दिए गए हैं. सबसे पहला हाइपोथेसिस आता है टाइम हाइपोथेसिस. यानी कि ट्रॉपिकल रीजन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ग्लेशियर से अनडिस्टर्ब रहते हैं, तो इससे क्या होता है? इनके पास जो स्पेशलाइजेशन होती है यानी कि स्पीशीज की वेराइटीज वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है. पहला रीजन तो ये है. सेकंड आता है सोलर एनर्जी हाइपोथेसिस. यानी कि ट्रॉपिक्स में क्या होता है? ज्यादा सोलर एनर्जी आती है जिससे क्या होती है? प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. एंड थर्ड इज एरिया हाइपोथेसिस. यानी कि ट्रॉपिक्स का जो ज्योग्राफिक एरिया है वो क्या होता है? ज्यादा होता है. One of the most well established pattern in ecology is the latitudinal gradient in the species diversity. Species diversity generally increases from the poles towards the equator. जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी वो भी क्या होती है? इंक्रीज. ये पैटर्न सबसे पहले किसने आर्टिकुलेटेड किया था? जर्मन नेचुरलिस्टिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने. Based on his exploration in the South America, he observed that within a given region, species in richness increases as one move towards the equatorial latitude. अब इसका रीजन क्या? तीन रीजन है. सबसे पहले टाइम हाइपोथेसिस. ट्रॉपिकल रीजन्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब बाय ग्लेशियर फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स. यहाँ पे क्या होता है? ग्लेशियर बहुत ज्यादा कम होते हैं जिसके कारण स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी क्या होती है? ज्यादा. द सोलर एनर्जी हाइपोथेसिस. मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स. कि ट्रॉपिक एरिया के अंदर क्या होती है? एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? ज्यादा. सपोर्टिंग द हाई प्रोडक्टिविटी एंड हेंस मोर स्पीशीज. द एरिया हाइपोथेसिस. द ट्रॉपिक्स कवर अ लार्ज geographic area and the large areas can support the more species. In the Indian context, this gradient is beautifully illustrated. The tropical Western Ghats and the Northeast are far richer in a species. कि tropical Western Ghats और Northeast area region के अंदर जो species की variety है वो ज़्यादा होती है as compared to Trans-Himalayan cold desert of Ladakh. The Silent Valley in Kerala has a tree species density that is the order of magnitude higher than the Himalayan temperate forest. नेक्स्ट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप एक नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, पर सिर्फ एक लिमिट तक. इस पावर का जो रिलेशनशिप है उसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया? लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड इंटू लॉग ए. यहाँ पे जो एस है वो क्या होता है? स्पीशीज रिचनेस. ए क्या? एरिया. जेड स्लोप ऑफ द लाइन
एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लॉ रिलेशनशिप. द जर्मन naturalistic Alexander von Humboldt also observed that the species richness increases with the area explored, but only up to the limit. रिलेशनशिप क्या था, log s is equal to log c plus z into log a. s क्या है यहाँ पे, species richness, a stand for the area, z stand for the slope of the line, and c is the y intercept. लार्ज एरिया यानी कि z की वैल्यू क्या बताती है, एरिया के अकॉर्डिंग. z वैल्यू बिकम्स स्टीपर, फाउंडिंग बिटवीन 0.6 to 1.2. Greater barriers to dispersal led to the high rate of speciation. स्मॉलर एरिया की जो z वैल्यू वो कितनी होती है, 0.1 से 0.2. छोटे एरिया जैसे कि आइलैंड के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 से लेके 0.2 के बीच तक. पर अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट जैसे बड़ा एरिया लेंगे तो जो लाइन है वो स्टीपर हो जाएगी और जो z की वैल्यू वो 0.6 से लेके 1.2 तक क्या रहती है, स्प्रेड आउट होती है. इन इंडिया दिस प्रिंसिपल is practically applied in the conservation planning. The Andaman and Nicobar Island illustrate the species area relationship. The large island जैसे कि ग्रेट निकोबार support far more species क्योंकि उनका एरिया क्या है, ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी वो भी क्या होती है, ज़्यादा, एज कम्पेयर टू स्मॉलर आइलैंड्स लाइक कार निकोबार, क्योंकि उनका एरिया क्या कम, तो वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्या होती है, कम होती है. नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, द वे ऑफ कंजर्वेशन. डेविड टिलमैन ने लॉन्ग एक्सपेरिमेंट सेडर प्री इकोसिस्टम साइंस रिजर्व के ग्रासलैंड प्लॉट्स पर हुई थी. उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लॉट्स जहाँ हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी है वहाँ क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा, और यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी क्या होती है, कम, लोअर ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी एंड मोर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान अपने खेत में सिर्फ एक ही फसल उगाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर, और कोई बीमारी आ जाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय. अगर यहाँ पे क्या की जाए, मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो एक फसल खराब होने पर दूसरी क्या है, बच सकती है. The relationship between the biodiversity and the ecosystem functioning has been a central theme in ecology. David Tillman's long-term experiment on the grassland plot at the Cedar Creek Ecosystem Science Reserve demonstrated that the plots with a higher species diversity show the greater productivity. अगर species diversity ज़्यादा होगी तो उसकी productivity भी क्या होगी, ज़्यादा. Lower year-to-year variability in the total biomass and the more efficient nutrient utilization. This is explained by the two mechanism. दो mechanism कौन से है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी इफेक्ट, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज अलग अलग निशेस क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करती है, जिससे रिसोर्सेज का क्या होता है, मोर कंप्लीट यूज होता है. डिफरेंट स्पीशीज एक्सप्लॉइट डिफरेंट निशेस, सो मोर स्पीशीज दैट इज अ मोर कंप्लीट रिसोर्स यूज. और सेकंड इफेक्ट, सिलेक्शन इफेक्ट. ज्यादा स्पीशीज होने का मतलब है कि इकोसिस्टम में किसी हाईली प्रोडक्टिव स्पीशीज के शामिल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या इंक्रीज हो जाती है. मोर स्पीशीज मीन्स अ हायर प्रोडक्टिविटी, यानी कि हायर प्रोबेबिलिटी of including a high productive species. Next is रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एल्ब्रिच ने दिया था. यानी कि उसने क्या सपोज किया, एयरप्लेन को क्या मान लिया, इकोसिस्टम, और रिवेट एच को क्या मान लिया, स्पीशीज. एल्ब्रिच कहते हैं कि अगर हम प्लेन के कुछ रिवर्ट्स निकाल लें तो तुरंत प्लेन क्या हो जाता है, क्रैश नहीं होगा. पर अगर हम लगातार स्पीशीज यानी कि रिवर्ट्स खोते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स हो जाएगा. यानी क्रिटिकल पॉइंट ये है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सी स्पीसीज हटाने से कोलैप्स ट्रिगर हो सकता है. पॉल एल्ड्रिच proposed the rivet popper hypothesis using the analogy of an airplane. Each species in an ecosystem is like a rivet in an airplane wing. Losing a fewer rivets may not cause the immediate failure, but a continued loss will eventually lead to the catastrophic collapse. The critical point is that we cannot predict which rivet species removal will trigger the collapse. जैसे कि वेस्टर्न घाट्स का शोला ग्रासलैंड फॉरेस्ट मोजाइक एक हाईली डाइवर्स और स्टेबल इकोसिस्टम है. ये ग्रासलैंड और स्टंट एवरग्रीन फॉरेस्ट नीलगिरीज, पलानी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स में 1500 मीटर्स के ऊपर मिलती है, जो हजारों सालों से प्रजिस्ट कर रही है. लेकिन जब वहाँ यूकलिप्टस,
जैसे एक्सोटिक स्पीशीज के मोनोकल्चर प्लांटेशन लगाए गए, तो इसने क्या किया, इसी हाईली स्टेबल इकोसिस्टम को क्या कर दिया, डिग्रेड, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म आने के कारण वो जो इकोसिस्टम है वो क्या होनी शुरू होगी, स्टेबल से अनस्टेबल. इन द इंडियन इकोसिस्टम वी सी एम्पेरिकल एविडेंस. The Shola grassland forest mosaic in the Western Ghats is the highly diverse and the stable system. The grassland and the stunted evergreen forest, that is Sholas, found above the 1500 meters in the Nilgiris, Palani Hills, Annamalai Hills have persisted for thousands of years. But the introduction of monoculture plantation of exotic species like Eucalyptus has degraded this ecosystem. Next is core identity and the governance. International Union for Conservation of Nature, that is the IUCN, ये क्या स्ट्रिक्टली नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी नहीं है, बल्कि इसके पास क्या है, यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस है. ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1948, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर. और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्विट्जरलैंड. ये ग्लोबल यूनियन है जिसमें ओवर 1400 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सॉवरन स्टेट, एनजीओस और इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं. यानी कि यहाँ पे एनजीओस प्लस गवर्नमेंट दोनों ही क्या बैठते हैं. इंडिया का जो इसका क्या स्टेटस है, इंडिया 1969 में एक स्टेट मेंबर बना, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. The International Union for the Conservation of Nature, established in 1948 in France and currently headquartered in the Switzerland, is a highly critical topic. Unlike many international environmental organizations, the IUCN क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी. ये क्या एक ऑब्जर्वर स्टेटस है किसका, यूएन जनरल असेंबली. इट्स अ यूनिक मेंबरशिप स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी एंटिटीज दोनों ही प्रेजेंट होती है, मेकिंग इट अ ग्लोबल यूनियन ऑफ ओवर 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन. क्या कुछ इंक्लूड है यहाँ पे, सॉवरन स्टेट, एनजीओस, इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ऑफिशियली बिकम अ स्टेट मेंबर इन 1969. इंडिया इसका कब मेंबर बना था, 1969 में. और इसे रिप्रेजेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज आईयूसीएन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है, डब्ल्यूसीसी, दैट इज द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, जो हर 4 साल में क्या करती है, कन्वीन होती है. मोस्ट रिसेंट डब्ल्यूसीसी 2025 में कहाँ पे हुई थी, अबू धाबी. फाइनेंशियली इसे गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल एजेंसी और मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बैक करती है. और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्लस ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे मेजर फाइनेंशियल मैकेनिज्म की क्या मिलती है, ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी है. आईयूसीएन ने मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज ड्राफ्ट करने में भी फाउंडेशनल रोल किया, जैसे कि साइट्स, रामसर कन्वेंशन. और थर्ड आता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. रेड लिस्ट एंड द ग्रीन स्टेटस. आईयूसीएन की ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी. डब्ल्यूसीसी के 6 एक्सपर्ट कमीशन में से स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन इस रेड लिस्ट को क्या करती है, प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है. द रेड लिस्ट 9 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में स्पीशीज को क्या करती है, इवेल्युएट. वो कौन कौन से, द आईयूसीएन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज. ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1964 में, एज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस. The red list evaluate the species across the 9 distinct categories based upon the extinction. Extinct, extinct in the wildlife, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concerned, data deficient and not evaluated. अब इसे क्या हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल. अब इनके क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन डिक्लाइन. अगर पॉपुलेशन 90% से भी डिक्लाइन हो चुकी है 10 सालों तक, तो वो किस में कैटेगराइज होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. मैच्योर इंडिविजुअल्स 250 से भी कम है, और एक्सटिंक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कम से कम 50% विद इन द 10 ईयर्स. एंडेंजर्ड में पॉपुलेशन डिक्लाइन ओवर 70%, मैच्योर इंडिविजुअल 2500 से भी कम है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी, एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी, वो 20 साल में से 20% से भी क्या कम है. वल्नरेबल अबाउट 50%, ये क्या 10,000 से भी कम है, दैट इज 10% ओवर द 100 years. A species is classified as the critically endangered
अगर उसकी पॉपुलेशन 10 साल में से कितनी डिक्लाइन हो चुकी, 90%. If it's a fewer than the 250 mature individual, or if it faces at least 50% probability of extinction within the 10 years. An endangered classification requires a population reduction of over 70% fewer than 2500 mature individuals or a 20% extinction. अब इनकी गवर्नेंस, एसोसिएटेड कन्वेंशन एंड फंडिंग अभी हमने की थी कि IUCN को कौन गवर्न करता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, WCC. इट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट कन्वीन्स एवरी 4 years, जो हर 4 साल बाद के बैठती है. द मोस्ट रिसेंट कांग्रेस कब हेल्ड हुई थी, 2025. कहाँ पे, अबू धाबी, UAE. मच ऑफ द यूनियन साइंटिफिक एंड assessment work is driven by the 6 expert commission, the most prominent being the species survival commission, जो क्या करती है, इस रेड लिस्ट को कैटेगराइज करती है. द IUCN played a functional role. कौन कौन सी इसकी मेन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज है, साइट्स, रामसर कन्वेंशन एंड CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. फाइनेंशियल बैकिंग क्या है, फाइनेंशियली द ऑर्गेनाइजेशन is backed by the governments, multilateral agency and the member organization, and it acts as a official implementing agencies. Main financial mechanism क्या है यहाँ पे, Global Environment Facility and the Green Climate Fund. Recent update. एक्सटेंशन रेस असेस करने के अलावा IUCN ने 2021 में ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज को भी इंट्रोड्यूस किया, जो एक नया फ्रेमवर्क है. एक्चुअली स्पीशीज रिकवरी और कंजर्वेशन एफर्ट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी क्या करता है, ये मेजर करता है. ये थ्रेट असेसमेंट से रिकवरी मेजरमेंट की तरफ क्या हो रहा है, इसका फोकस शिफ्ट हो रहा है. Beyond assessing the extinction risk, the IUCN introduced the green status of the species in 2021, a new framework designed to measure the actual species recovery and the positive impact of the conservation effect. Red list and the green list. This new framework complement the red list by shifting the focus from the threat assessment to the recovery measurement. अब 2025 की रेड लिस्ट अपडेट क्या है, सबसे पहले अपडेट, स्लेंडर बाइल्ड कर्ल्यू कंफर्म द एक्सटिंक्ट रिसेंटली, जो मेन लैंड यानी कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के लिए एक सिग्निफिकेंट लॉस मार्क करता है. द स्लेंडर बाइल्ड कर्ल्यू was recently confirmed as the extinct, marking a significant loss for the mainland Europe, North Africa and the West Asia. Arctic seal species, that is the threat status uplisted. Hoarded, bearded और हाफ सील्स के थ्रेट स्टेटस को अपलिस्टेड किया गया है ड्यू टू द सर्व लॉस ऑफ द सी आइस हैबिटेट्स. Additionally, several Arctic seal species, including the hoarded, bearded, and the harp seal, saw their threat status uplisted largely due to the served loss of the sea ice in their habitat. Next is critically endangered species. इंडिया में कौन कौन से, मैमल्स कितने हैं, 17, reptiles 18, birds 25 species, amphibians 26 and fishes that is the 15. सबसे पहले आता है हमारे पास पिग्मी हॉक. अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मानस नेशनल पार्क, असम के अंदर. इसकी पॉपुलेशन 250 अप्रोक्सीमेट है. ये कहाँ पे रहते हैं, टॉल एलुवियल ग्रासलैंड के अंदर, वहाँ पे ये कवर किए जाते हैं. और फूड के लिए ये क्या होते हैं, हैवीली रिलाई करते हैं. इनका जो बिहेवियर है, ये दुनिया का क्या है, सबसे छोटा वाइल्ड पिग है, जो शोल्डर तक अराउंड, इसकी हाइट कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर हाइट का है. एक हाईली सिक्रेटिव स्पीशीज है जो स्मॉल फैमिली ग्रुप्स में ये रहता है. इसका यूनिक फीचर क्या है, ये रेस्टिंग और बर्थिंग के लिए ग्रासेस से यूनिक है. इसकी शेप कैसी होती है, डोम शेप्ड नेस्ट ये बनाता है. और इसका स्टेटस क्या है, दैट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, किसकी वजह से, हैबिटेट लॉस प्लस डिग्रेडेशन की वजह से. वर्ल्ड द स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग रीचिंग ओनली अबाउट द 25 सेंटीमीटर एट द शोल्डर, हाईली सिक्रेटिव and elusive nature, builds a unique dome-shaped nest from the grasses for resting and birthing, lives in the small family group, बहुत कम ग्रुप में रहता ही. क्रिटिकली क्या, एंडेंजर्ड, किसकी वजह से, हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन. रिलाई किसके ऊपर करता है, ग्रास इकोसिस्टम के ऊपर. नेक्स्ट इज द कश्मीर स्टैग हैंगुल. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डच्चिगम नेशनल पार्क यानी कि जम्मू एंड कश्मीर. इसकी पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्सीमेट 260.
ये इंडिया में सेंट्रल एशियन रेड डियर की ओनली सर्वाइविंग सब स्पीशीज है और जम्मू एंड कश्मीर का किसे माना जाता है स्टेट एनिमल। बिहेवियर क्या है, मेल्स के पास क्या होते हैं लार्ज ब्रांचिंग एंटल्स होते हैं जो एनुअली शेड होते हैं। रटिंग सीजन यानी कि सितंबर से लेके अक्टूबर में मेल्स लाउडली क्या करते हैं बुगल करते हैं। ये 2 से लेके 3 एनिमल्स के हर्ड्स में रहते हैं और ग्रासेस श्रब्स और ट्री बाग पर क्या करते हैं फीड करते हैं। ये विंटर में क्या करते हैं लोअर फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन समर के अंदर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अल्पाइन मीडोस के बीच माइग्रेट करते हैं। अब इसका थ्रेड क्या है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, किसकी वजह से ओवरग्रेजिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से और लीपर्ड या फिर बियर से प्रिडेशन की वजह से। तो मेन इसके कीवर्ड क्या है कहाँ पे प्रेजेंट है ये दाचिगम नेशनल पार्क। इसका स्टेटस क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट किया हैंगुल, किसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। Habitat dense riverine forest and alpine meadows. Only surviving subspecies of Central Asian red deer in India. State animal of Jammu and Kashmir. Males carry a large branching antlers shed annually. Males are bugle loudly during the rutting season, that is September to October. Herds of 2 to 18 animals. Migrates between the lower forest and alpine meadow summer. Feeds on the grasses, shrub, tree barks. मेन कीवर्ड्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट है दचिगम नेशनल पार्क IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट किया गया है हैंगुल बाय द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। अब थ्रेड क्या है इसके हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक पोचिंग प्रिडेशन बाय द लीपर्ड और बियर। नेक्स्ट इज मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट्स केरला के लो लैंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक एक्सट्रीमली रेयर कार्निवोरस है जिसकी पॉपुलेशन 100 से भी क्या कम मानी जाती है। ये नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब रात में निकलने वाले एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले जानवर है। जैसे एक स्ट्रीट कैट रात को अकेले घूमती है कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर खाने के लिए, वैसे ही इसका लाइफ ऐसी है पर ये घने जंगल के फ्लोर पर रहती है। इसकी एल्यूसिवनेस का लेवल ये है कि इसकी जो इकोलॉजी और हैबिटेट्स हैं के बारे में हमें ना के बराबर मिलने को मिलता है। ये फॉरेस्ट फ्लोर पर इनवर्टिब्रेट्स और वेजिटेबल मैटर फॉरेक्ट करती है। दैट इज द लोकेशन कहाँ पे वेस्टर्न घाट्स केरला। पॉपुलेशन लेस देन 100। लोलैंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बिहेवियर क्या है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट elusive carnivorous, predominantly nocturnal and terrestrial. Due to its rarity, very little is known to about its ecology and habitat. The species is solitary and spend its time foraging for the small vertebrates, invertebrates and the vegetable matter. Next is नामदापा flying squirrel. ये नामदापा नेशनल पार्क जो कहाँ पे लोकेट है अरुणाचल प्रदेश के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है। ये उड़ती नहीं है, ये फ्लाई नहीं करती, बल्कि अपने लिम्स के बीच की स्किन मेम्ब्रेन का यूज करके टॉल ट्री से दूसरे ट्री तक क्या करती है माइग्रेट करती है। ये दुनिया का रेयरेस्ट मैमल है में से एक माना जाता है जिसे सिर्फ 1981 में कलेक्ट किया गया एक सिंगल स्पेसिमेन से जाना जाता है। इसके बाद के एक्सटेंसिव सर्वे में भी ये दोबारा कंफर्म नहीं है क्योंकि नामदापा की वैलीज हाईली क्या इनअसेसिबल है। नामदापा जो नेशनल पार्क है इंडिया का अकेला ऐसा पार्क है जहाँ पे 4 बिग कैट स्पीशीज मिलती है। 4 बिग कैट स्पीशीज कौन कौन सी है टाइगर, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड और क्या आता है क्लाउडेड लिपर्ड। और ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या एक कोर पार्ट माना जाता है। नामदापा फ्लाइंग स्क्वायर कहाँ पे प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश। इनहेबिट्स द ट्रॉपिकल evergreen forest known for the single specimen collected in 1981, one of the rarest mammal in the world, that is the nocturnal gliding square. Inhabits the tall canopy tree, uses the membrane between the limbs to glide between the trees. Despite extensive surveys, no further specimen confirmed. That is, uses membrane between the limbs.
may inhabit the remote inaccessible valleys of Namdapa. Namdapa National Park, only park with the four big cat species, that is the Eastern Himalayas biodiversity hotspot. नेक्स्ट इज कौंदाना सॉफ्ट फूड रैट. ये क्या है, क्रिटिकली एंडेमिक है और ग्लोबली सिर्फ एक जगह पे ही मिलती है. कहाँ पे? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के सिंगार सीनागढ़ फोर्ट, पुणे के आसपास के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलते हैं. जैसे एक राजा अपने किले के से बाहर नहीं निकलता, वैसे ये रैट सिंगा सीनागढ़ फोर्ट के बाहर भी नहीं निकलता. इसके फर बहुत ही डेंस और सॉफ्ट होते हैं. इसकी पॉपुलेशन 100 से भी क्या कम है, क्योंकि ये एक फेमस हिस्टोरिकल साइट पर रहता है. इसके सबसे बड़े थ्रेट्स नेचुरल नहीं बल्कि एंथ्रोपोजेनिक है, लाइक अ टूरिज्म या फिर हैबिटेट डिग्रेडेशन. लोकेशन कहाँ पे है? सीनागढ़ फोर्ट, पुणे, महाराष्ट्र. पॉसिबली 100 से भी कम मिलते हैं. दैट इज अ क्रिटिकली एंडेमिक, confined to the single fort area, considered one of the most range restricted mammals globally. Nocturnal, यानी कि रात में काम करते हैं. एंड नॉन फॉर इट्स अ नोटेबल सॉफ्ट, इसके जो फर है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्लस डेंस. इट्स अ टाइनी रेंज मेक इट एक्सट्रीमली वल्नरेबल. क्रिटिकली एंडेमिक है, सीनागढ़ फोर्ट में प्रेजेंट है. रेंज क्या रिस्ट्रिक्टेड और ये क्या वल्नरेबल. अब इसको थ्रेट क्या है? हैबिटेट डिग्रेडेशन नहीं है बल्कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज एल्वीरा रैट. वही दूसरी तरफ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ईस्टर्न घाट्स, यानी कि तमिलनाडु में के ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस रॉकी टेरेन में मिलते हैं. इसे 1900 में डिस्क्राइब किया गया था और उसके बाद सीधा 1990 में. लोकेशन ईस्टर्न घाट, दैट इज तमिलनाडु. ट्रॉपिकली ड्राई डेसिडियस रॉकी टेरेन, एंडेमिक टू दिस स्पेसिफिक रीजन, स्ट्रिक्टली nocturnal, inhabiting rocky crevices and the boulder piles, described in 1900 and not officially recorded again until the 1990. कीवर्ड्स के एंडेमिक है ईस्टर्न घाट में एंड दैट इज अ नॉक्टर्नल. अब इसको थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस, स्क्वेयरिंग एंड लैंड यूज चेंजेस. नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार एंडेमिक श्रीव. सबसे पहले अंडमान श्रीव कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ अंडमान आइलैंड. टाइनी इंसेक्टिवोरस मैमल है. ये क्या है? नॉक्टर्नल. एंड दैट इज अ इकोलोकेशन क्लेक्स. इसका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई. जेनकिंस क्रीव, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ अंडमान आइलैंड. ये क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीशीज. और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये माउंटेन फॉरेस्ट. निकोबार श्रीव, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्रेट निकोबार आइलैंड. दैट इज द फॉरेस्ट dweller, सेमी फोसोरियल, इंसेक्ट डाइट, यूनिक डेंटेशन एंड एल्यूसिव. नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइनीज पेंगोलिन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लाइक असम में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ही मिलती है. इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है? ओवरलैपिंग कैरेटीन स्केल से क्या होती है? कवर. और खतरा होने पर ये क्या करती है? एक आर्म बॉल बन जाती है, एक अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. ये एक रियल लाइफ आर्मर टैंक जैसा है. इसके पास दांत नहीं होते, पर इसकी जो जीभ है यानी कि टंग है, इसकी बॉडी से भी क्या होती है? लंबी होती है, जिससे ये डीप पोरस से एंट्स और टर्माइट्स निकाल कर खाता है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो 80% से ज्यादा क्या डिक्लाइन हो चुकी है. ये वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक मैमल में माना जाता है. उनके स्केल्स कैरेटिन से बनने होते हैं, जिसके कारण ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसे क्या किया जा रहा है? हैवीली इलीगल डिमांड में है. चाइनीज पेंगोलिन कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश. डिक्लाइनिंग ग्रेटर देन 80%. हैबिटेट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड. इसका बिहेवियर क्या है? कवर्ड इन द ओवरलैपिंग कैरेटिन स्केल्स. रोल्स इनटू एन आर्मर्ड बॉल व्हेन थ्रेटन्ड, यानी कि अपने आप को ये कैसे कवर कर लेता है? एक बॉल में, जब भी इसे क्या होता है? थ्रेटन्ड फील होता है. टंग लॉन्गर देन द बॉडी, इसकी जो टंग है इसकी बॉडी से भी क्या होती है? ज्यादा बड़ी होती है. इनके पास टीथ नहीं है. ये क्या? नॉक्टर्नल एंड सोलिटरी. डिग्स अ डीप बोरर्स, कैरीज द बेबीज ऑन द टेल. अपने बेबी को ये कहाँ पे कैरी करता है? टेल के ऊपर. वर्ल्ड द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल ड्यू टू द हाई डिमांड फॉर द स्केल्स. कैरेटिन की वजह से इसकी डिमांड बहुत है, इसीलिए इसकी ट्रैफिकिंग बहुत ही
ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट इज सुमत्रन राइनोसोर्स। ये स्मॉलेस्ट और हेरिएस्ट राइनो स्पीशीज है जिसके क्या होते हैं 2 हॉर्न्स प्रेजेंट है। हिस्टोरिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये क्या होते हैं प्रेजेंट। पर अब ये इंडिया में क्या हो चुके हैं? एक्सटेंट हो चुके हैं। ग्लोबली अब सिर्फ सुमत्रा यानी कि 80% इंडिविजुअल्स बसे हैं। इट इज फाउंड इन द नापदापा। ये एक ट्रैप है। हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाउ क्या हो चुके हैं? लोकली एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कहाँ पे हुए हैं? डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फैक्ट क्या है? स्मॉलेस्ट एंड हेरिएस्ट राइनो स्पीशीज ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके पास कितने हॉर्न्स है? 2 हॉर्न्स। सोलिटरी और बहुत ज्यादा शाई है। वेलोज इन अ मड इजीली। लास्ट रिकॉर्ड कब किया गया था? इन इंडिया डिकेड्स अगो। ग्लोबली 80 रिमेन इन द सुमात्रा। कॉलर लीफ नॉस्ट बैट। इसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेट है? ये कर्नाटका में। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 150 से 200। हैबिटेट इसका बहुत ज्यादा यूनिक है। सिंगल केव सिस्टम के अंदर रहते हैं। यूजेस अ लीफ शेप्ड नोज स्ट्रक्चर फॉर द इकोलोकेशन। इकोलोकेशन के लिए किसका यूज करते हैं? नोज का। और इसकी नोज कैसे है? लीफ शेप्ड, लीफ की तरह है। फाउंड ओनली इन द वन केव इन द कोलर डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ एक ही जगह पे ये प्रेजेंट है। ये क्या है? इंसेक्टिवोरस, हंटिंग द मॉथ्स एंड बीटल्स। कब खाते हैं? नाइट के अंदर, रात में। हैंग्स अपसाइड डाउन इन द केव रोस्ट। एक्सट्रीमली वल्नरेबल। किसके लिए वल्नरेबल है? क्योंकि ये एक ही साइड पे प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है? ये वल्नरेबल। ये कब डिस्कवर्ड किया गया था? 2010 के अंदर। वन ऑफ द इंडिया मोस्ट थ्रेटन्ड द बैट स्पीशीज। नेक्स्ट इज पिग्मी हॉक, सकिंग लॉस भी इसे हम लोग कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? असम के अंदर, मानस नेशनल पार्क। जैसे इंसानों के सर में जू जिसे हम लाइस कहते हैं होती है, वैसे ही ये एक पैरासाइट है जो एक्सक्लूसिवली पिग्मी हॉक के ब्लड पर क्या ये करता है? फीड करता है, इसके ऊपर चढ़ता है। ये क्या है? एक पैरासाइट। ये स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये दुनिया के उन इन्वर्टिब्रेट में से है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसका सर्वाइवल कंप्लीटली अपने होस्ट जैसे पिग्मी हॉक पर डिपेंडेंट है। अगर टॉल ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय होने से पिग्मी हॉक एक्सटिंक्ट होते हैं तो ये लाउस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है। लोकेशन कहाँ पे इसकी? मानस नेशनल पार्क, असम। पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द पिग्मी हॉक, लिव्स ओनली ऑन द पिग्मी हॉक। ये जो लॉस है ये कहाँ पे रहता है? सिर्फ और सिर्फ पिग्मी हॉक के ऊपर। अ पैरासाइटिक louse that lives exclusively on the pygmy hawk। ये क्या है? होस्ट है। इफ द पिग्मी हॉक गोस एक्सटिंक्ट, अगर पिग्मी हॉक खत्म हो जाता है तो ये जो पैरासाइट है ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। दिस स्पीशीज विल द टू एक्सटिंक्ट feed on the blood of its host, represent the concept of the codependent extinction in the ecology। Next is Indian pangolin। इंडियन पेंगोलिन प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे प्रेजेंट है? पेनिनसुलर इंडिया के ड्राई और मॉइस्ट एसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और प्लेन्स में मिलते हैं। ये चाइनीज पेंगोलिन से साइज में क्या होता है? बड़ा। इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसके स्केल्स भी क्या होते हैं? कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉकटर्नल और सोलेटरी जानवर है जो 6 मीटर तक डीप क्या करता है? बोरो डिग कर सकता है। लोकेशन कहाँ पे है? थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया दैट इज डिक्लाइनिंग रैपिडली। ड्राई एंड मॉइस्ट एसिडियस फॉरेस्ट में ये प्रेजेंट है, ग्रासलैंड और प्लेन्स। लार्जर देन द चाइनीज पेंगोलिन विद अ बिगर स्केल। इनके पास जो स्केल है वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा बड़े। डिग एक्सटेंसिव बोरोस अप टू 6 मीटर डीप। ये क्या होते हैं? नॉकटर्नल, rolls into the tight bole, exposing only the scales when are threatened. Can climb the tree using the prehensile tail, consuming up to the 70 million insect per year. Vital pest controller। क्या है ये? शेड्यूल 1 WPA 1972 के अंदर आते हैं। साइट्स अपेंडिक्स 1। ये क्या है? चाइनीज पेंगोलिन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और किसके अंडर आते हैं? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। नेक्स्ट इज सलीम अली। एक्सट्रीमली ये क्या है? रेयर है। एंडेमिक है कौन से एरिया में? वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? हाई एल्टीट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका जो साइज है वो क्या? मीडियम साइज्ड फ्रूट बैट, हैज अ डिस्टिंक्टिव रेडिश ब्राउन पेलेग एंड नो टेल। इसके पास कोई भी टेल नहीं होती। सलीम अली। और कब डिस्कवर्ड किया गया था? 1948 में। रॉन्टन्स
ये क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कहाँ पे प्रेजेंट है? कुछ ही लोकेशंस के अंदर इंडिया में। नॉन फॉर इट्स लार्ज फॉरवर्ड पॉइंटिंग ईयर, इनके जो ईयर है वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा बड़े। एंड फ्री टेल। इट रूस्ट इन द केव्स एंड डीप क्रिवाइसिस। फर्स्ट कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था इसे? 1913 के अंदर। नेक्स्ट इज वुली फ्लाइंग स्क्वायर। इसका जो हैबिटेट है वो क्या है? नॉर्दर्न पाकिस्तान और पॉसिबली नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड रॉकी टेरेन यानी कि अबव 2400 मीटर तक ये मिलते हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्वेल्स में से एक है। इसके पास हार्श एल्पाइन विंटर सरवाइव करने के लिए कुछ एक्सट्रीमली क्या होते हैं? थिर फर होते हैं। इसके दांत यानी कि जो इसके टीथ है वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं? पाइन नीडल्स खाने के लिए स्पेशली क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं, जो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इसका मेन फूड है। इसे भी 1994 में क्या किया गया था? रीडिस्कवर किया गया था। लोकेशन वुली फ्लाइंग स्क्वेल का लोकेशन कहाँ पे? नॉर्दर्न पाकिस्तान, पॉसिबली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टेटस क्या है? एक्सट्रीमली रेयर। हैबिटेट हाई एल्टीट्यूड रॉकी टेरेन अबव द 2400 मीटर। फैस्किनेटिंग डिटेल्स, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्वेल्स, थिक फर। इसके पास जो फर है वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा थिक एंड अलाउ इट टू सर्वाइव द हार्श एल्पाइन विंटर। Known from the very five sightings, it was rediscovered in the 1994. The species has evolved specialized teeth. इनके पास specialized teeth होते हैं किसके लिए? Feeding on pine needles in its challenging environment. Next आते हैं birds. सबसे पहले that is the Great Indian Bustard, GIB. इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राजस्थान, थार डेजर्ट। ये सिर्फ एक बर्ड नहीं बल्कि थार डेजर्ट इकोसिस्टम का बैरोमीटर भी है। इसकी पॉपुलेशन 150 बची है, जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका हैबिटेट क्या है? एरिड प्लस सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स के अंदर। ये राजस्थान का क्या माना जाता है? एक स्टेट बर्ड एनिमल। ये दुनिया की हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है। इसका जो फ्लाइट मैकेनिज्म है वो बहुत ही पुअर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो विंग बीट्स, जिसके कारण ये हाई टेंशन पावर लाइंस से टकरा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया है कि पावर लाइंस को अंडरग्राउंड क्या करना? हमने बरी करना है। किसकी वजह से? ताकि कोलिजन्स को हम लोग क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। ये जो बर्ड है वो क्या करता है? बेयर ग्राउंड यानी कि खुली जमीन पर सिर्फ एक सिंगल एग देती है। और जो मेन इसके कीवर्ड्स है वो कहाँ है? क्या है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान। और इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट लगाया गया? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान, थार डेजर्ट, गुजरात, महाराष्ट्र। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 150। हैबिटेट क्या है इसका? एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स। वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, जिसका वेट कितना है? अप्रोक्सीमेट 18 किलोग्राम। मेल्स परफॉर्म द ड्रामेटिक कोर्टशिप डिस्प्ले, इन्फ्लेटिंग द गुलर पाउच, फैनिंग टेल, स्ट्रेटिंग। omnivorous के इंसेक्ट, लिजर्ड, सीड्स, बेरीज। ये क्या करता है? लेज अ सिंगल एग ऑन द बेयर ग्राउंड। पुअर अ फ्लायर विद अ स्लो विंग बीट्स। ये क्या माना जाता है? स्टेट बर्ड। किसका? राजस्थान का। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द पावर लाइंस बी बरीड अंडरग्राउंड टू प्रिवेंट द कोलिजन्स। कीवर्ड्स क्या है? एससी ऑर्डर ऑन द पावर लाइन, डेजर्ट नेशनल पार्क, स्पीशीज रिकवरी प्लान। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। CMS Appendix 1, major threats, that is the power line collisions founded by the arm amount of a collisions or also work time attachers being uncured canvas. नेक्स्ट आता है हमारे पास बंगाल फ्लोरिकन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिड ग्रासलैंड में मिलता था, लेकिन जो बंगाल फ्लोरिकन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? असम, अरुणाचल प्रदेश और यूपी के तराई रीजन यानी कि वेट एलुवियल ग्रासलैंड के अंदर और फ्लड प्लेन्स में ये मिलते हैं। इंडिया में जो इनकी पॉपुलेशन है वो कितनी रह चुकी है? 500। मेल्स कोर्टशिप के दौरान क्या होता है? टॉल ग्रासलैंड में 3 to 4 मीटर हाई क्या करते हैं? स्पेक्युलर वर्टिकल लीव्स यानी कि जंप लगाते हैं विद रैपिड विंग बीट्स, अपने विंग्स की हेल्प से, ताकि फीमेल्स उन्हें क्या कर सके? देख सके। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। लोकेशन असम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, तराई रीजन।
इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 500 इन इंडिया। इसका हैबिटेट क्या है? वेट एलुवियल ग्रासलैंड एंड फ्लड प्लेन्स। Males perform the spectacular vertical leaps 3 to 4 meter high during the courtship with the rapid wing beats. ये क्या होता है? Extremely shy. Nest on the ground in the tall grass, feed on the insect, seeds, shoots. One of the most threatened birds globally. ये कहाँ पे मिलते हैं? मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट आता है जर्डन। ये कहाँ पे नेटिव है? टू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जर्डन स्पिट वाइपर इज अ venomous species known for its striking patterned scales and arboreal nature. This snake is often found in the humid environment. और कहाँ पे मिलते हैं? humid environment में। Exhibiting the nocturnal activity. रात को क्या होते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। Its diet primarily consists of small mammals. ये क्या खाते हैं? Small mammals। और क्या खाते हैं? छोटे छोटे जो birds होते हैं उन्हें खाते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट ऑलेट। इसे 113 सालों तक प्री एज्यूम एक्सटिंक्ट माना जाता था, जब तक कि इसे 1997 में टोरानमल महाराष्ट्र में क्या किया गया? रीडिस्कवर नहीं किया गया। ये क्या? एंडेमिक टू द सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, यानी कि ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है? 250 से लेके 400 के आसपास है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ऑल है तो रात में निकलेगा, हम लोग यही सोचते हैं डेट इज अ नॉक्टर्नल, बट ये एक्सेप्शन है। पर जो फॉरेस्ट ऑलेट है ये एक मैसिव एक्सेप्शन है। ये अनयूजुअली डायर्नल, यानी कि ये कब एक्टिव होता है? दिन में। वैसे जो ऑल होते हैं वो कब एक्टिव होते हैं? रात में। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑलेट है ये कब एक्टिव होते हैं? दिन में एक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? डायर्नल। लोकेशन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 250 से लेके 400 तक। हैबिटेट दैट इज द ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट। Pre-assumed extinct for the 113 years. Rediscovered कब किए गए? 1997 में। In the Toranamal, Maharashtra, unusually diurnal for an owl. Aggressively territorial, hunts the lizard, rodents and large insect from exposed perches. Bob head, इसकी हेड कैसे है? बॉब की तरह। Nest in the tree hollows, endemic है to the central Indian forest. कीवर्ड कौन कौन से? मेलघर टाइगर रिजर्व, टॉर्नामल रीडिस्कवर और सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है साइबेरियन प्रे। ये प्योर वाइट प्लूमेज और रेड फेस, इनका जो फेस है वो किस कलर का होता है? रेड। वैसे क्या होते हैं? ये प्योर क्या होते हैं? वाइट। वाली खूबसूरत बर्ड हिस्टोरिकली साइबेरिया के राजस्थान से केवल घाना नेशनल पार्क में माइग्रेट करती है। जैसे एक्सट्रीम सर्दी में नॉर्थ इंडिया से लोग धूप सेकने साउथ निकल जाते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स क्या करते हैं? फ्रीजिंग साइबेरिया से बचकर भारत आती है। इसका जो इकोलॉजिकल स्टेटस अब एक ट्रेजेडी है। इंडिया में आखिरी बार इसे विंटर 2002 में देखा गया था। इस फ्लाईवे पर हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण इनकी जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज अपेंडिक्स 1 के अंदर आती है। लोकेशन क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ना के बराबर ही है। लास्ट सीन कब देखा गया था? 2002। हैबिटेट क्या है? वेटलैंड, मार्शियस, शैलो लेक्स। प्योर अ वाइट with red face patch, migrated from the Siberia to Keoladeo Ghana National Park. Last कब सीन हुए थे? 2002. Performed the beautiful unison calls between the mated pairs. Fed on the roots and tubers. Central Asian flyway population ये क्या हो चुकी है? Extinct. और कौन से अपेंडिक्स के अंदर आते हैं? अपेंडिक्स 1। मेन कीवर्ड्स क्या है? केओलादेओ घाना नेशनल पार्क, ये क्या? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एंड लास्ट कभी से देखा गया था? 2002 में। नेक्स्ट इज स्पून बिल्ड सैंड पेपर। ये छोटी सी बर्ड रशियन आर्टिक टुंड्रा में ब्रीड करती है और विंटर में क्या करती है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया आती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में इसका विंटर लोकेशन प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल मड फ्लैट्स और टाइडल फ्लैट्स में। इसकी चोंच, बीक का जो शेप है वो कैसे होता है? स्पेटुला या चम्मच जैसा होता है। जब ये मड फ्लैट्स पर होती है
तो ये अपनी चोंच को कीचड़ में डालकर उसे क्या करती है, स्वीपिंग मोशन से इनवर्टिब्रेट को क्या करती है, फिल्टर। इसकी जो अब ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिर्फ कितनी रह चुकी है, 240 से 456। स्पून बिल्ड सैंड पेपर लोकेशन क्या, विंटर विजिटर टू कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा। ग्लोबल इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, दैट इज 240 से 456 पेयर्स। हैबिटेट क्या, कोस्टल मड फ्लैट्स, टाइडल फ्लैट्स, विंटर। डिस्टिंक्टिव फीचर, extraordinary spatula shaped bell tip used in the sweeping motion to filter the invertebrates from the mud. Breed in the Russian Arctic tundra, winter in the South and Southeast Asia including the India. Next is white bellied heron. अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश और भूटान बॉर्डर। ये अर्थ पर सबसे रेयर हिरॉन्स में से एक है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 50 से लेकर 200 ग्लोबली। ये एक एक्सट्रीमली शाय और सोलिटरी फिशर है जो नदियों के किनारे क्या करती है, कंप्लीटली मोशनलेस खड़ी रहती है और मछली पकड़ने के लिए। इसकी जो वल्नरेबिलिटी का मेन रीजन है इसकी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के प्रति एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके रिवराइन फॉरेस्टेड वेटलैंड हैबिटेट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है। व्हाइट बेलिड हिरन दैट इज नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश, भूटान बॉर्डर। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 50 से लेकर 200 तक ग्लोबली। और हैबिटेट क्या है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्टेड रिवर्स एंड वेटलैंड्स। बिहेवियर क्या, वन ऑफ द rarest herons on the earth, extremely shy, solitary fisher, stand motionless at a river edges, waiting to spear a fish, nest in the tall tree near the rivers, found along the Brahmaputra tributaries in the Arunachal Pradesh. Very sensitive to human disturbance. Large bird माना जाता है, that is a great white plumage. अब पॉइंट क्या मेन इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया, इंडिया बायोडाइवर्सिटी, ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट एंड हाइड्रो पावर इम्पैक्ट जो इसका मेन पड़ता है। नेक्स्ट इज पिंक हेडेड डक। हिस्टोरिकली बिहार, बांग्लादेश, बंगाल, असम के टॉल ग्रास स्वैम्प्स में मिलती है। अपने डिस्टिंक्टिव पिंक हेड के लिए जानी जाती है। ये बर्ड 1949 के बाद ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई थी। उत्तराखंड, मसूरी, नैनीताल में मिलने वाली ये सिक्रेटिव ग्राउंड बर्ड आखिरी बार 1876 में देखी गई थी। ये वाली जो हिमालयन क्वेल है, ये उड़ने में क्या है, रिलक्टेंट, दैट इज रिलक्टेंट टू फ्लाई। मल्टीपल सर्च एक्सपीडिशन फेल हो चुकी है पर इसे अभी भी ऑफिशियली क्या पॉसिबली एक्सटिंक्ट माना जाता है। पिंक हेडेड डक कहाँ पे प्रेजेंट है, बिहार, बंगाल, असम वेटलैंड्स के अंदर। ये क्या पॉसिबली एक्सटिंक्ट लास्ट कब कंफर्म हुई थी, 1949 में। ये क्या टॉल ग्रास स्वैम्प्स, डिस्टिंक्टिव पिंक हेड। इसकी जो हेड है वो किस टाइप की होती है, पिंक कलर की। एक्सट्रीमली सिक्रेटिव, अनकन्फर्म्ड म्यांमार रिपोर्ट्स। हिमालयन क्वेल, ये क्या पॉसिबली एक्सटिंक्ट आफ्टर 1876। लास्ट कब देखी गई थी, 1876 में। ये क्या स्मॉल सिक्रेटिव ग्राउंड बर्ड है, रिलक्टेंट टू फ्लाई, मेल्स हैड रेड बिल। मल्टीपल सर्च एक्सपीडिशंस के यहाँ पे फेल हो चुकी है। नेक्स्ट इज अ वाइट रम्ड वल्चर। एक टाइम पर ये वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट लार्ज बर्ड ऑफ प्रे था। इसके लोअर बैक पर क्या होते हैं, व्हाइट पैचेस, और नेक क्या होती है, बहुत ज्यादा रफ होती है। लोकेशन दैट इज द थ्रू आउट इंडिया। पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन हो चुकी है, ओपन कंट्री नियर द ह्यूमन सेटलमेंट। क्रिटिकल फैक्ट क्या है, was once the world most abundant large bird of the prey। सबसे पहले जो मेन वल्चर है वो कौन सा प्रेजेंट है इंडिया में, व्हाइट रम्ड वल्चर। ये क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस स्पीशीज वाज वन अबंडेंट, आइडेंटिफाइबल बाय इट्स अ व्हाइट नेक। इसकी नेक किस कलर की होती है, व्हाइट नेक, रफ एंड व्हाइट पैचेस ऑन इट्स लोअर बैक, ऑफ्टन फाउंड इन द ओपन कंट्री एंड नियर द ह्यूमन सेटलमेंट। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग बिल्ड वल्चर। सेंट्रल एंड पेनिसुलर इंडिया में ये मिलती है। ये मोस्टली क्लिफ्स यानी कि चट्टानों और ड्यून्स पर कॉलोनी बनाकर नेस्ट करती है। Another critically endangered species known for its long slender bill and the large size nest on the cliffs and feed primarily on the carrion in the hilly regions। लास्ट कौन सा आता है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये भी क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये हैवीली वुडेड एरिया और रिवर्स के पास जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पे मिलती है। resembling the long-billed vulture but with a more slender bill found in the wooded areas and near the rivers in the northern and the eastern India। नेक्स्ट इज रेड हेडेड वल्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं।
इसे इसके डिस्टिंक्ट रेड नेक हेड और डार्क प्लूमेज से पहचाना जाता है। बाकी गाइस वल्चर्स के कंपैरिजन में ये अकेले सोलिटरी रहती है और कास्किक यानी कि डेड बॉडी पर इसका डोमिनेंस होता है। ओपन कंट्री ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट डिस्टिंक्टिव रेड नेक्ड हेड and the dark plumage, more solitary than the gyps vulture, dominant at the site, nest singly in the tall trees called the Asian king vulture. अब इंडियन vulture ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पेनिनसुलर इंडिया, ओपन सवाना फॉरेस्टेड हिल नियर द ह्यूमन सेटलमेंट, pale yellowish brownish plumage with a white ruff, social scavenger है, nest in the colonies or cliffs or ruins affected by the diclofenac. वल्चर्स नेचर के सफाई कर्मचारी यानी इन्हें हम लोग क्या मानते हैं? स्कैवेंजर्स। जब कैटल मर जाती है तो ये क्या करते हैं? उसे साफ कर देते हैं। लेकिन वल्चर्स की क्या है, बहुत ही ज्यादा नेचुरली मौत नहीं हुई थी। इसकी जो मेन मौत थी वो किसके कारण थी? डाइक्लोफिनैक। वेटरनियर्स क्या करते थे? डाइक्लोफिनैक का यूज करते थे एनिमल्स के अंदर। तो जब भी ये स्कैवेंजर्स उनको खाते थे तो ये जो डाइक्लोफिनैक है वो इन्हें क्या कर लेते थे? कंज्यूम कर लेते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकम्युलेशन। वल्चर जब इस मांस को खाते थे तो ये ड्रग उनके सिस्टम में गया और उन्हें क्या कर दिया? किडनी फेलियर होगी, जिसके कारण वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। ओपन सवाना दैट इज अ फॉरेस्टेड हिल्स नियर अ ह्यूमन सेटलमेंट, पेल येलोइश बेल ब्राउनिश plumage with a white rough social scavenger nest in the colonies on cliffs or dunes affected by the diclofenac. Next is sociable lapwing. ये क्या है? एक माइग्रेटरी स्पीशीज है और विंटर विजिटर है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि राजस्थान और गुजरात में आती है। ब्रीड्स इन द सेंट्रल एशियन स्टेपेज, विंटर इन द स्टेपी ग्रासलैंड एंड द फेलो एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसका नाम सोशेबल इसलिए है क्योंकि ये हिस्टोरिकली फ्लॉक्स में रहती थी, यानी कि ये क्या? हाईली सोशल। ब्रीडिंग के दौरान ये एक्रोबैटिक एरियल डिस्प्ले करती है, पर ब्रीडिंग ग्राउंड्स में एग्रीकल्चरल चेंज की वजह से इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली क्या हो चुकी है? डिक्लाइन। विंटर विजिटेड टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया दैट इज द राजस्थान गुजरात, पॉपुलेशन इसकी कितनी है? अप्रोक्सीमेट 11,000। हैबिटेट स्टीपी ग्रासलैंड, fallow fields, breeds in the Central Asian steppes, winters in the India and Africa, found in the flocks on the fallow agricultural fields, feeds by running and pecking for the insect, communal nest defense, acrobatic aerial display during the breeding, declining due to the agricultural changes in the breeding grounds. Named इसका नाम इसलिए था that is the formerly social habitats. Keywords कौन कौन से मेन? Migratory species है ये, Central Asian flyway and the winter visitor to the India. नेक्स्ट इज द बेयर्स पॉचर। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं ये? फ्रेश वाटर मार्शेस, लेक्स। एस्टिमेटेड इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1000 इंडिविजुअल्स। लेसर फ्लोरिकन ये इंडिया का स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या ये एंडेमिक स्पीशीज। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी रह चुकी है? 260। हैबिटेट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के ग्रासलैंड और क्रॉप फील्ड्स में ये मिलते हैं। ये नोमैडिक हैं और मानसून के साथ ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे मोर, पीकॉक मानसून आने पर खुश होकर नाचता है, वैसे ये बर्ड भी मानसून में अपनी ब्रीडिंग डांस करती है। ये ग्राउंड पर ही क्या नेस्ट बनाती है, मोस्टली इन द सोयाबीन फील्ड। मेल्स मानसून ब्रीडिंग के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरियल डिस्प्ले परफॉर्म करती है। ये ग्रास पे छुपकर अचानक से 2 मीटर तक वर्टिकल लीप यानी कि जंप लगाता है और अपने विंगिंग्स को वायलेंटली क्लैप करते हैं ताकि फीमेल्स क्या कर सके? ये अट्रैक्ट कर सके। मेल्स के पास क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट ब्लैक ब्रीडिंग प्लूमेज और वाइट ईयर टफ्ट्स होते हैं। लोकेशन राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। पॉपुलेशन 260। हैबिटेट ग्रासलैंड, क्रॉपफील्ड ड्यूरिंग द मानसून। Smallest bustard in the India. Males perform the extraordinary aerial display during the monsoon breeding, leap vertically 2 meter, with the clapping wings, white plumes fanned out. Endemic to the Indian subcontinent, nomadic moving with the monsoon. Nest area, nomadic moving with the monsoon. Nest on the ground in the grassland with the soybean field. Male has a black breeding plumage with the white ear tufts. Next is a bugone. ये कब डिस्कवर किया गया था? 2006। वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन बर्ड स्पीशीज।
बुगोन ट्राइब के बाद इसका नेम रखा गया। ऑलिव गोल्डन प्लूमेज विद द रेड, येलो एंड द ब्लैक विंग पैचेस। सिक्रेटिव एंड स्कल्किंग, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन द टाइनी एरिया ऑफ जस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर तक की क्या है प्रेजेंट है। किसके ऊपर फीड करते हैं? इंसेक्ट्स और बेरीज के ऊपर। मेन कीवर्ड्स क्या है? मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड, ट्राइबल नॉलेज इन द कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज रेयर बर्ड्स, मणिपुर बुश क्वेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसकी पॉपुलेशन अभी तक डिस्कवर नहीं गई है, दैट इज अननोन। ये क्या? एक्सट्रीमली पुअरली नॉन, स्मॉल ग्राउंड डेवेलिंग, सिक्रेटिव, वेट ग्रासलैंड और स्क्रब के अंदर क्या ये होते हैं प्रेजेंट। नारकोंडम हॉर्नबिल, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 400, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नारकोंडम आइलैंड के ऊपर। एंडेमिक, सिंगल 6.8 स्क्वायर किलोमीटर वॉल्केनिक आइलैंड, ओनली लार्ज frugivore, critical seed disperser and female seals in the nest cavity. Indian skimmer, major rivers like चंबल, गंगा और महानदी में ये मिलते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2500। अपने फ्लाइंग फिश देखी होगी जो पानी के बाहर क्या करती है? जंप करती है। ये बर्ड उल्टा करती है, ये हवा में उड़ती है, कोई अपने मुंह खोलकर पानी के अंदर से मछली निकाल लेती है। इसका हेड क्या होता है? ब्लैक, बॉडी क्या होती है? वाइट, और चोंच जो इसकी होती है वो किस कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है। इसकी जो इकोलॉजिकल नीच है कम्प्लीटली इसके चोंच पर डिपेंड करती है। ये वाटर सरफेस एक्सट्रीम लो उड़ता है। इसका जो लोअर यानी कि निचली वाली चोंच ऊपर वाले से लंबी होती है, जिसे ये पानी में एक नाइफ की तरह स्लाइस करता है। जैसे ही कोई फिश टच होती है तो अपनी चोंच की हेल्प से उसे क्या बाहर निकाल लेती है। ये एशिया के अकेली स्कीमर स्पीशीज है। इनके इंसेक्ट एक्सक्लूसिवली रिवराइन सैंडबार्स पर होते हैं। अगर रिवर में डैम बन जाए या सैंड माइनिंग हो तो नेस्टिंग क्या हो जाती है? इनकी खत्म हो जाती है। इंडियन स्कीमर, दैट इज मेजर रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है? चंबल, गंगा एंड महानदी। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 2500। लार्ज rivers with the sandbank, estuaries, unique feeding method. Flies are low over the water with elongated lower mandible slicing the surface, snapping the shut when it contacts a fish. Nest in the colonies on the riverine sandbars, the only skimmer species in Asia. Black cap with the white bob, dependent on the undisturbed river sandbanks for the nesting. ये क्या? नेशनल चंबल सेंचुरी इज अ की हैबिटेट। अब इसके मेन कीवर्ड कौन कौन से हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी, रिवर इकोसिस्टम कंजर्वेशन और यूनिक फीडिंग इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीप ईगल। ये एक लार्ज रैप्टर है जो सेंट्रल एशियन ब्रीडिंग ग्राउंड्स से आकर पूरे इंडिया में विंटर में क्या स्पेंड करती है। वल्चर्स खत्म होने के बाद अब कार्कस साइट्स और गार्बेज डंप्स पर स्टेपी ईगल जैसे विंटर माइग्रेंट्स क्या करते हैं? कॉन्ग्रेट यानी कि इकट्ठा होते हैं। राजस्थान का जॉर्बर कंजर्वेशन रिजर्व इनके लिए एक विंटरिंग साइट है। स्टेपी ईगल लोकेशन, winter visitor across the India. Habitat open grassland, agricultural fields, and garbage dump. Large raptor wintering across the India from the Central Asian breeding grounds. Congregates at the garbage dump and carcass site. Soars the majestically on the broad wings. Important ही क्या scavenger है. Jorbier Conservation Reserve in the Rajasthan is a key wintering site. Migration tracked by the satellite to understand the fly threats. नेक्स्ट इज अ वाइन विंग डक। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? असम और अरुणाचल प्रदेश के डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये मिलते हैं, बिल्कुल नदियों के आसपास। इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है, अप्रोक्सीमेट 800। इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ असम। लोकेशन असम और अरुणाचल प्रदेश। पॉपुलेशन इसकी कितनी है? 800। हैबिटेट क्या है? डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नियर द रिवर्स। नेक्स्ट इज फिन्स वीवर। रेयर अपलॉसिड स्पीशीज इज एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तराई ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द नेपाल। फॉरेस्ट ऑलेट, ये कब रीडिस्कवर्ड किया गया था? 1997 में, आफ्टर बीइंग कंसीडर्ड द एक्सटिंक्ट फॉर ओवर अ सेंचुरी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। इट रेफर्स द ओपन डेसिडुअस फॉरेस्ट हैबिटेट, और कहाँ पे लोकेट है ये?
deciduous forest and is threatened by the illegal logging and forest fires. तो ये थे कुछ important species. Thank you.